हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के जो भूगोल है, सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल है, उसके एक ही वीडियो में हम पूरा जितना भी क्वेश्चन भी लगता है जो हमें बिहार बोर्ड में सब्जेक्ट में या लघुत्तरीय जिसको बोलते हैं या दीर्घोत्तरीय में पूछा जा सकता है, उस सभी को आज एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है भूगोल। भूगोल में कितना क्या लिखा हुआ है, संसाधन किसे कहते हैं। सबसे फर्स्ट परिभाषा है संसाधन किसे कहते हैं। तो हम क्या बतलाएंगे कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। मतलब उपयोग में जितना भी वस्तु आएगा सब क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संसाधन। जैसे में देखिए भूमि, उपयोग में क्या भूमि आता है, उसके बाद पानी आता है उपयोग में, भोजन आता है, कलम आता है, कॉपी आता है, घर इत्यादि। ये सब जितना भी चीज़ें कलम कॉपी भोजन उसके बाद घर चाहे कुछ भी होगा जो उपयोग में कभी आता है सब क्या कहलाएगा, संसाधन। आगे देखिए लिखा हुआ है मानव भी एक संसाधन है। मानव भी किसी ना किसी काम में आ जाता है, तो इसीलिए मानव भी क्या है, संसाधन है। और कहता है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन जिम्मरमैन का है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है, तो जिम्मरमैन का। आगे देखिए लिखा हुआ है संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन। क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। हम ये पढ़ेंगे कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। तो कहेंगे वैसा संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने पर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जिसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो आप क्या बतलाइएगा। वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने पर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जिसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं, जल कहते हैं, विद्युत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः मतलब चार्ज करके फिर उपयोग में आ जाता है ना, तो ये सब कहलाएगा नवीकरणीय संसाधन। क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ अनवीकरणीय संसाधन क्या होगा। तो कहेंगे वैसा संसाधन जिन्हें एक बार मतलब एक बार उपयोग करने पर यानी समाप्त हो जाते हैं। जो एक बार उपयोग करने पर ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, यानी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर प्राप्त भी करना होगा तो उसके लिए हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। कहते हैं इसे प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में कौन कौन हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब क्या, जो भी भोजन बनाते हैं जिस लकड़ी या जो होता है वो सब क्या कहलाएगा, जीवाश्म ईंधन में। अब आगे देखिए पेट्रोल, एक बार खत्म होने के बाद जल जाने के बाद क्या वो पुनः प्राप्त होता है, नहीं होता है, तो ये सब क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। डीजल कहते हैं कोयला, एक बार जल जाने के बाद क्या उस कोयला का उपयोग होता है, नहीं होता है, तो ये सब क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दे देगा कोयला, उसके बाद पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत, ये सब क्या है, पूछाएगा कि इनमें से कौन बतलाइए अनवीकरणीय संसाधन है। तो आपको बतलाना है और ये हो जाएगा कथे, यहाँ पर हो जाएगा कोयला ना। ठीक है। अब आगे सुनिए लिखा हुआ है संसाधन संरक्षण क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसाधन संरक्षण क्या है, तो आप क्या बतलाइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है संसाधन संरक्षण क्या है और संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। संसाधन संरक्षण क्या होता है और संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो हम क्या बतलाएंगे। हम कहेंगे संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमारे प्राकृतिक में कुछ संसाधन को भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उपयोग करना चाहिए। जैसे देखिए फिर से सुनिए, कहते हैं संसाधन को बचाना ही संसाधन। अभी मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, जैसे मान लेते हैं पानी है, मान लेते हैं मान लीजिए 1 लीटर है और उसको उसका मात्रा लिमिट है कि 1 ही लीटर है। अगर उसको उचित मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे तो एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएगा, तो आने वाले समय में क्या होगा, जल की कमी रहेगा ना। ठीक है। तो हम ये बतलाते हैं संसाधन को
बचाना ही क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण। वो जो हमें 1 लीटर पानी बताए और उसको क्या करते हैं हम बचाते, सुरक्षित रखते आने वाले समय के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। आगे कहता है हमारे प्राकृतिक में कुछ संसाधन को भावी पीढ़ी मतलब आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उपयोग करना चाहिए। अतः कह सकते हैं संसाधन, अगर मान लेते हैं कि अभी से संसाधन को नहीं बचाएंगे तो आने वाले भावी पीढ़ी के लिए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अतः कह सकते हैं क्या, संसाधन संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है हमारे पास पेट, फिर से सुनिए, कहता है हमारे पास, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन गांधी जी की है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है, तो आप बतलाइएगा गांधी जी का। ठीक है, आगे कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बतलाइए नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो आपको बतलाना है मेधा पाटेकर के द्वारा। ठीक है, अब आगे सुनिए लिखा हुआ है चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या नहीं, ये सब्जेक्ट में पूछा जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो बतलाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, आगे कहता है वर्षा जल संचय, यह संदीप पांडे के द्वारा चलाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए वर्षा जल संचय मतलब किसके द्वारा चलाया गया था, तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे वर्षा जल संचय ये संदीप पांडे के द्वारा क्या किया गया था, चलाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए वर्षा जल संचय किसके द्वारा चलाया गया था, तो बतलाना है मतलब वर्षा जल संचय मतलब क्या, वर्षा के जो जल है उसको सुरक्षित करना, बचा करके उपयोग मतलब उसको उपयोग के लिए बचा लेना। ठीक है, वही वर्षा जल संचय कहलाता है। तो ये कहेंगे वर्षा जल संचय किसके द्वारा चलाया गया था, संदीप पांडे के द्वारा। आगे कहता है कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट कोयला, और सबसे घटिया कोयला होता है पीट कोयला। ठीक है, अब 4 नंबर कहता है झारखंड के 2 कोयले क्षेत्र का नाम लिखिए। तो झारखंड के 2 कोयले क्षेत्र का नाम होगा धनबाद, उसके बाद झरिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड के 2 कोयले क्षेत्र का नाम बतलाए, तो हम बतलाएंगे धनबाद और झरिया। अब आगे सुनिए, कहता है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले, मतलब कहता है मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस पर प्रकाश डाले मतलब इसके बारे में बतलाए। तो हम बतलाएंगे मैग्नीज का उपयोग निम्नलिखित है, कहाँ कहाँ किया जाता है, तो शुष्क बैटरियों के निर्माण में, शुष्क बैटरियों मतलब छोटे छोटे बैटरियों के निर्माण में, उसके बाद फोटोग्राफी में, मतलब मैग्नीज है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। फिर से सुनिए, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले मतलब मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हम बतलाएंगे शुष्क बैटरियों के निर्माण में, मतलब छोटे छोटे बैटरियों के निर्माण में। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफी में, कहाँ पे, फोटोग्राफी में। उसके बाद बतलाएंगे चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, चमड़ा मतलब जो चमड़ा का जो कपड़ा मतलब कुछ बनता है सामान, तो कहेंगे कि चमड़ा एवं माचिस उद्योग में। उसके बाद जंग रोधी इस्पात बनाने में, जंग रोधी मतलब किस क्या होता है, जिसमें जंग न लगे वैसा इस्पात बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बिजली के सामान बनाने में, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, कांच, दवा इत्यादि बनाने में किसका प्रयोग होता है, मैग्नीज का। ये अपना बतला दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं एक बार में समझ आता है दोबारा पढ़िएगा, जरूर ध्यान से सुनिएगा, जरूर है कि आपको ये समझ आएगा। ठीक है, अब आगे सुनिए, कहता है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो पेट्रोलियम किसको कहते हैं, जो धरती के अंदर से जो भी पदार्थ निकाला जाता है वो सब क्या होता है, पेट्रोलियम। लेकिन उसको क्या किया जाता है, आगे फैक्ट्री में मतलब फैक्ट्री में उसको सप्लाई करके क्या किया जाता है, अलग अलग पदार्थ बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रोलियम से किन किन वस्तु का निर्माण होता है, तो हम ये बतलाएंगे पेट्रोलियम से किरोसिन तेल, डीजल, उसके बाद पेट्रोल, स्नेहक जिसको आप ग्रीस कहते होंगे, उसके बाद कीटनाशी एवं अन्य दवाएं, उसके बाद
अन्य दवाइयाँ, उसके बाद साबुन और प्लास्टिक इत्यादि ये सब चीज़ का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो हम क्या बताएंगे, पेट्रोलियम से केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल, स्नेहक जिसको आप ग्रीस बोलते होंगे, उसके बाद कीटनाशी एवं अन्य दवाइयाँ, उसके बाद साबुन और प्लास्टिक, इस सब चीज़ का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो क्या बतलाएंगे, केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल, स्नेहक, उसके बाद यानी ग्रीस, उसके बाद कीटनाशी एवं अन्य दवाई, उसके बाद साबुन और प्लास्टिक। आगे लिखा हुआ है भारत की रोपण फसल के नाम बतलाइए, तो हम बतलाएं रोपण फसल मतलब क्या, जिसका पेड़ को रोपा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पेड़ यानी पौधा को जो रोपा जाता है वो क्या कहलाएगा, रोपण फसल। तो हम बतलाएंगे रोपण फसल कौन कौन हो जाएगा, तो धान हो जाएगा। रोपण फसल में कौन कौन आ जाएगा, धान आ जाएगा, उसके बाद गन्ना आ जाएगा, उसके बाद चाय आ जाएगा, कॉफ़ी आ जाएगा, नारियल आ जाएगा, काजू आ जाएगा। फिर से सुनिए, रोपण फसल कौन कौन हो जाएंगे भारत में, तो धान, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, उसके बाद नारियल, काजू इत्यादि। ठीक है, अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है किन्हीं 4 पर्वतीय वन का नाम लिखिए, मतलब कहता है 4 गो वन का नाम लिखिए जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हम बतलाएंगे साल, सागवान, नीम, शीशम। शीशम जिसको आम भाषा में आप लोग शीशो बोलते होंगे। फिर से सुनिए, साल, सागवान, उसके बाद नीम, शीशम। आगे लिखा हुआ है बफर स्टॉक क्यों बनाया गया था, क्यों बनाया जाता है, तो देख लीजिए, बतलाएंगे कि बफर स्टॉक क्या होता है या क्यों बनाया जाता है। ये ऐसे होना चाहिए कि बफर स्टॉक क्या होता है, तो हम ये बतलाएंगे कि गंभीर मौसम की घटनाएं, तबाही या आपदा की, क्या बतलाएंगे, बहुत ख़राब यदि मान लेते हैं मौसम रहेगा, यानी उसके बाद बतलाएंगे घटना आ जाए, कोई भी घटनाएं हो जाए, उसके बाद तबाही हो जाए, या तो आपदाओं के माध्यम से भोजन की कमी, मान लेते किसी भी कारण से यदि आपदा आ जाए या कोई तबाही आ जाए या कुछ भी आ जाए, उसके कारण यदि भोजन की कमी होता है और उसी कमी को के मुद्दे को यदि हम हल कर लेते हैं, हल मतलब उसको सही कर लेते हैं, तो इसी लिए क्या किया जाता है, इसी को सही करने के लिए, हल करने के लिए क्या किया जाता है, बफर स्टॉक बनाया जाता है। बफर स्टॉक मतलब कथी, मान लेते बहुत ज़्यादा तबाही आ गया, ठीक है, या कोई दुर्घटना हो गया जिसमें भोजन की कमी हो जाता है, और उस भोजन की कमी को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो हल करते किसके द्वारा, तो बफर स्टॉक बना करके हल कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बफर स्टॉक। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है किस फसल को उजला सोना तथा सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो हम ये बतलाएंगे कि कपास को उजला सोना तथा जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस फसल को उजला सोना तथा सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो हम बतलाएंगे कि कपास को उजला सोना तथा जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, किस फसल को उजला सोना तथा किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो हम बतलाएंगे कपास को उजला सोना और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है भारत में पाए जाने वाले 2 खाद्य फसल, 2 नगदी फसल एवं 2 रेशेदार फसल का नाम लिखे, तो हम बतलाएंगे नगदी फसल कौन कौन हो जाएगा, जैसे में कुछ समय के लिए ही जो फसल रहता है उसको क्या कहेंगे, कुछ समय के बाद नष्ट खराब होने लगते हैं, कच्चा रहते हैं और वो नष्ट होने लगते, खराब होने लगते, तो वो नगदी फसल में आ जाएगा। जैसे में लिखा हुआ है गन्ना को देखिएगा कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये नगदी फसल कहलाएगा। उसके बाद आलू कहते हैं, उसको भी देखिएगा कुछ समय के बाद सड़ने लगते हैं, तो वो सब कच्चा सामान है, तो ये सब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नगदी फसल। खाद्य फसल किसको कहेंगे, धान तथा गेहूँ, जो मान लेते हैं कि कुछ समय तक रह सकता है। ठीक है, तो ये सब खाद्य फसल आ जाएगा, धान कहे, गेहूँ आ जाए। अब रेशे वाली फसल जिससे मान लेते वस्त्र बनाया जाता है, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाएगा, रेशे वाली फसल। तो कहेंगे रेशे वाली फसल कौन कौन हो जाएगा, कपास और जूट। अब चलिए आगे लिखा हुआ है रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर लिखिए। रबी फसल किसको कहेंगे, तो वैसी फसल जो वैसी फसल जो ठंडा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और गर्मी ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। जिस फसल को आप ठंडा ऋतु में बोते हैं, कौन मान लेते हैं जिस फसल को आप ठंडा ऋतु में रोपते हैं और गर्मी आने से पूर्व क्या करते हैं, गर्मी से यानी गर्मी के प्रारंभ में ही काट लेते हैं, तो वैसे फसल को रबी
फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। ठीक है। अब खरीफ फसल किसको कहेंगे? तो वैसा फसल जो मानसून के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ तक काट ली जाती है, जिसे खरीफ फसल कहते हैं। मानसून मतलब क्या? जब गर्मी स्टार्ट हो जाता है उसके बाद बीच वाला जो बारिश आने से पूर्व का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? मानसून। तो उस समय में जिसको मान लीजिए ना, जून जुलाई की बात करते हैं। जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उसके बाद जून जुलाई होता है, उसमें यदि मान लेते हैं कि बोया जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या कर लिया जाता है? ठंडा आने से पूर्व ही काट लिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? खरीफ फसल। ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ठंडा के मौसम में कौन कौन फसल को रोपते हैं? तो गेहूं को रोपते होंगे, जौ को रोपते होंगे, चना को रोपते होंगे, तिलहन मतलब जो तेल वाला फसल है, जैसे तोरी कहते हैं यानी सरसों कहते हैं, ये सब क्या हो जाएगा? तिलहन इत्यादि इसके अंतर्गत उगाई जाती है। यानी रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन उगाई जाती है फसल? गेहूँ, जौ, चना, तिलहन इत्यादि अंतर्गत आती है ये सब फसल। उसके बाद खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है? चावल कहते हैं, मक्का आता है, मक्का देख लीजिए इसमें भी आ जाएगा। ठीक है। तो हम कहेंगे चावल, मक्का, ज्वार, उसके बाद बतलाएंगे बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि इत्यादि इसके अंतर्गत किसके? तो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। आगे देखिए लिखा हुआ है, रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठंड कब प्रारंभ होता है? अक्टूबर नवंबर में प्रारंभ होता है। तो हम ये बतलाएंगे, क्या बतलाएंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर ये बतलाएंगे, देख लीजिए, हम यहाँ पर क्या बतलाएंगे कि जो रबी फसल होता है उसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा गर्मी कब प्रारंभ होता है? तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जिसे क्या कहेंगे? रबी फसल कहते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए, खरीफ फसल किसे कहेंगे? तो कहेंगे इसे जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। कहेंगे जिसे मतलब इसे, यानी किसको? खरीफ फसल को जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जिसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है। अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कैसे? मतलब कृषि के दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कैसे? तो हम बतलाएंगे कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि यहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। हमारे यहाँ अधिकांश फसल किसान के द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पर देख लीजिए, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कैसे? तो हम क्या बतलाएंगे? कहेंगे कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। अब कैसे है? तो हम क्या बतलाएंगे? कहेंगे क्योंकि यहाँ की 2/3 मतलब टोटल जितना होगा उसमें तिहाई भाग कर दे। ठीक है। 2/3 जनसंख्या क्या करता है? कृषि कार्य में संलग्न है। 2/3 मान लीजिए ना, 100% है ना, जिसमें से कितना? तो 100% में से मान लीजिए कि 66 70 और 80 मतलब 66 67 के आसपास होगा, वो क्या है? कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है। और कहेंगे हमारे यहाँ अधिकांश फसल किसान के द्वारा मतलब कृषि के द्वारा ही क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब आगे सुनिए, कहता है वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता को बतलाइए। वायु परिवहन मतलब क्या? वायु में चलने वाला जो परिवहन होगा, परिवहन मतलब गाड़ी होता है, मतलब जो मशीन होता है या गाड़ी कहते हैं, जो वायु में चलने वाला है उसकी क्या विशेषता है? तो हम बतलाएंगे वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता, मतलब बहुत सारे विशेषता होंगे। क्या बतलाएंगे? कहेंगे वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने का तीव्र साधन है। मतलब वायु परिवहन से जाते हैं तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन मतलब जाने के लिए बहुत ही स्पीड में, मतलब बहुत तीव्र से स्पीड से चलता है। ठीक है। तो आप ऐसे लिखिएगा, वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत कम समय में चला जाता है। ठीक है। दूसरा बतलाएंगे, वायु परिवहन ने यात्रा समय को घटा करके दूरियों को क्या कर देंगे कि यदि वायु परिवहन से जाते हैं तो क्या होता है? समय को घटा देता है, और समय जब कम लगता है तो हमको ऐसा फील लगता है कि दूरिया को क्या कर दिया जाता है? लगता है कम हो गया है। ठीक है। अब आगे बतलाएंगे कि दूरवर्ती, उसके बाद दुर्गम और विहरल क्षेत्र में वायु मार्ग सबसे उपयुक्त साधन है। मतलब बहुत ज़्यादा दूर जगह है या तो दुर्गम जगह है जहाँ पर जाना कठिन है, वैसे क्षेत्र में वायु मार्ग के द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है? जाया जा सकता है। ठीक है।
अब आगे देखिए लिखा हुआ है लोहा एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग कहा जाता है क्यों? यानी जो लोहा होता है और एवं उस इस्पात होता है उसको बुनियादी उद्योग हम क्यों कहेंगे? तो हम कहेंगे कि किसी भी देश के क्या बतलाएंगे कि किसी भी देश के बहुत सारे उद्योग जैसे भारी हल्के और मध्य वर्ग के उद्योग लोहे से हम यहाँ पर क्या बतलाएंगे कि फिर से क्वेश्चन सुनिए, कहेगा लोहा एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है? तो हम क्या बतलाएंगे कि किसी भी देश के बहुत सारे उद्योग जैसे भारी हल्के और मध्यम वर्ग के उद्योग लोहे से बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं, मतलब लोहे के बने ही सामान पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अतः लौह इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग कहेंगे। बुनियादी उद्योग क्यों कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो किस पर निर्भर करते हैं, भारी लोहे के, मतलब फिर से सुनिए, कहेंगे कि किसी भी देश में बहुत सारे उद्योग जैसे भारी हल्के और मध्यम वर्ग के उद्योग लोहे से बनी मशीनरी पर ही निर्भर करते हैं, अतः कह सकते हैं लौह इस्पात को बुनियादी उद्योग कहेंगे। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है सतत विकास किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए सतत विकास क्या होता है? तो हम कहेंगे वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को ध्यान में रख कर किया जाए तो उसे सतत विकास कहते हैं। यानी सतत विकास किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसा विकास जो वर्तमान में तो होता ही हो और उसके साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रख कर के किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। फिर से क्वेश्चन सुनिए, पूछा जाएगा कि सतत विकास किसे कहेंगे? तो कहेंगे वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रख कर के किया जाए उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है? आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है? तो हम क्या कहेंगे, खादर और बांगर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। खादर और बांगर में निम्नलिखित अंतर है। क्या एक तरफ जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई में भी तो अंतर वाला पूछेगा, जिसमें पूछा जाएगा नहीं आता है तो लिख दीजिएगा इसमें निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ पहला पॉइंट दीजिएगा, दूसरे तरफ दूसरा, और उसके बाद पहला के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो उसके बारे में लिख दीजिएगा, फिर दूसरे के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो उसके बारे में लिख दीजिएगा। खाली गलत शब्द नहीं लिखिएगा, जो उससे रिलेटेड होगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर लिखे। तो हम क्या लिखेंगे, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखेंगे, एक तरफ खादर मिट्टी और दूसरे तरफ बांगर मिट्टी। हम ये बतलाएंगे कि खादर मिट्टी के कण महीन होते हैं। खादर मिट्टी के कण क्या होते हैं? महीन होते हैं। ठीक है, आगे बतलाएंगे बांगर मिट्टी के कण बड़ा होता है। मतलब खादर मिट्टी जो होता है उसका कण छोटा छोटा एकदम पतला पतला, यानी मान लीजिए ना एकदम महीन होता है, जबकि बांगर मिट्टी के कण क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है यह मिट्टी नदी के नजदीक वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि बांगर मिट्टी कहेंगे यह मिट्टी नदी के दूर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है इस पर बाढ़ का पानी हर साल चढ़ जाता है। जो खादर मिट्टी होता है उसमें हर साल बाढ़ का पानी क्या होता है? चढ़ जाता है। जबकि बांगर मिट्टी में बतलाएंगे कि इस पर बाढ़ का पानी हर साल नहीं चढ़ता है। कहेंगे खादर मिट्टी में कहेंगे इसे नई जलोढ़ मिट्टी भी नई जलोढ़ बतलाएंगे, खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जबकि बांगर मिट्टी को कहेंगे इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। मतलब जो बांगर मिट्टी होता है उसको क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जबकि खादर मिट्टी को क्या कहेंगे? हम खादर मिट्टी को कहेंगे इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। फिर से सुनिए, खादर मिट्टी को क्या कहते हैं बतलाएंगे, खादर मिट्टी के कण महीन होते हैं। यह बतलाएंगे यह मिट्टी नदी के नज़दीक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बल्कि बांगर मिट्टी क्या होता है, बतलाएंगे यह मिट्टी के कण बड़ा होता है। उसके बाद यह मिट्टी नदी के दूर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद बतलाएंगे कि इस पर बाढ़ का पानी हर साल चढ़ जाता है, जबकि इस पर बाढ़ का पानी हर साल नहीं चढ़ता है। आगे लिखा हुआ है इसे नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। कहेंगे इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है।
अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर लिखे। तो हम क्या बतलाएंगे, धात्विक और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, निम्नलिखित मतलब क्या, बहुत सारा अंतर है। क्या बतलाएंगे, कहेंगे कि इसे धात्विक खनिज को इसे तोड़ना, या कहेंगे कि धात्विक तोड़ना नहीं होगा, तोड़ने होगा। ठीक है, तो कहेंगे इसे तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त होते। धात्विक खनिज को तोड़ने या गलाने पर क्या होता है, धात्विक खनिज को तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त होती है, जबकि अधात्विक खनिज को तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होती है। धात्विक खनिज का उदाहरण क्या हो जाएगा, लोहा कहते हैं, उसके बाद तांबा कहते हैं। ठीक है, जबकि कहेंगे कि अधात्विक खनिज क्या किसे कहेंगे, तो कहेंगे इसे तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे में कहते हैं अबरख, उसके बाद कोयला, ये सब क्या हो जाएगा, अधात्विक खनिज। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है धात्विक खनिज, कहेंगे ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं वो कठोर भी होते हैं और क्या होते हैं, चमकीले भी होते हैं। धात्विक खनिज क्या होते हैं, कठोर और चमकीले भी होते हैं। जबकि अधात्विक खनिज क्या होते हैं, कहेंगे कि इस खनिज में अपनी चमक नहीं होती। जो अधात्विक खनिज होता है ना, उसमें कोई चमक नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है इस खनिज को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो धात्विक खनिज होता है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि इस खनिज को दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है झारखंड में मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखिए। क्या लिखा हुआ है, झारखंड में मुख्य लौह अयस्क है, मतलब लोहा के जितने भी अयस्क है उसके खनन केंद्र का नाम लिखने के लिए कहता है। कहाँ कहाँ पर झारखंड में कहाँ कहाँ पर क्या मिलते हैं, तब बतलाएंगे लौह अयस्क खनन केंद्र है। तो देखिए हम क्या बतलाएंगे, पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद सरायकेला, हाजी बतलाएंगे हजारीबंगा। ठीक है, उस यहाँ पर आकार छूटे हुए, तो हम बतलाएंगे हजारीबंगा और रांची इत्यादि है। क्या है, फिर से सुनिए, कहता है झारखंड में मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र के नाम लिखिए। तो हम बतलाएंगे पूर्वी सिंहभूमि, उसके बाद सिंहभूम, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद सरायकेला, उसके बाद क्या बतलाएंगे, हजारीबंगा, उसके बाद रांची। यहाँ पर आकार छूटा हुआ है। ठीक है, अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानीय मिट्टी और बाहरी मिट्टी में अंतर लिखे। तो हम क्या कहेंगे, स्थानीय मिट्टी और बाहरी मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। एक आप एरो दे करके लिख दीजिएगा, यहाँ पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिएगा वहाँ स्थानीय मिट्टी और बाहरी मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। पहला बतलाइएगा, एक तरफ स्थानीय मिट्टी, दूसरे तरफ बाहरी मिट्टी। लिखिएगा स्थानीय मिट्टी अधिक कठोर होते हैं, जो स्थानीय मिट्टी होते हैं वो ज़्यादा कठोर होते हैं, जबकि बतलाएंगे बाहरी मिट्टी मुलायम होती है। ठीक है, उसके बाद बतलाएंगे इसे बालू की। अब आगे बतलाएंगे कि स्थानीय मिट्टी में कहेंगे कि इसमें बालू की मात्रा कम होती है। जो स्थानीय मिट्टी होते हैं ना, उसमें पहला नंबर बतलाएंगे स्थानीय मिट्टी कठोर होता है, उसके बाद इसमें बालू की मात्रा होती है। उसके बाद बतलाएंगे बाहरी मिट्टी में क्या होगा, ये मुलायम होती है और इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। इस स्थानीय मिट्टी में कम होता है, जबकि बाहरी मिट्टी में अधिक होता है। अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य को लिखें। मतलब कहता है नदी घाटी परियोजना है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, तो हम बतलाएंगे नदी घाटी परियोजना का निम्नलिखित उद्देश्य होगा। जैसे में कहेंगे सिंचाई का प्रबंध करना। नदी मतलब नदी में जो नदी होता है उसका जल का क्या उपयोग होगा, तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे सिंचाई का प्रबंध करना। उसके बाद जल विद्युत का निर्माण करना, यानी जल के द्वारा बिजली का निर्माण करना, यानी विद्युत। कहेंगे बाढ़ नियंत्रण करना, यानी नदी पर जो घाट है उसको बना करके क्या करना, हम बतलाएंगे कि बाढ़ पर नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा, मतलब इससे बाढ़ की नियंत्रण कर लेंगे और पर्यावरण की रक्षा भी हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे मछली पालन, यानी मछली पालन भी इसे कर सकते हैं। आगे कहेंगे भू संरक्षण, मतलब मिट्टी को संरक्षित क्षण को भी बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, अब आगे सुनिए 22 नंबर क्या लिखा हुआ है,
वन विनाश के मुख्य कारणों को लिखे। मतलब कहता है वन के जो विनाश हो जाता है, वन विनाश होता है, उसका क्या मुख्य कारण है। तो हम क्या बताएंगे, वन के विनाश का सबसे बड़ा कारण, मतलब वन विनाश हो रहा है उसका क्या कारण है, तो बतलाइए वन के विनाश का सबसे बड़ा कारण कृषि भूमि का फैलाव। मतलब वन का विनाश क्यों होते जा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे मुख्य कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है कि कृषि मतलब खेती के लिए क्या किया जाता है, उसको जितना भी वन है उसको काट करके और क्या किया जाता है, यहाँ पर खेती किया जाता है। तो कहेंगे कि वन विनाश की सबसे बड़ा कारण कृषि भूमि का फैलाव है। दूसरा बतलाएंगे बढ़ती जनसंख्या भी इसका, कहेंगे बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक प्रमुख कारण है। अब मान लेते हैं जनसंख्या बढ़ेगा तो उसे घर बना, मान लेते हैं कोई एक भाई है तो उसके लिए क्या जरूरी है, एक घर होगा, लेकिन 5 भाई है तो उसको 5 जगह बनाना पड़ेगा या 5 घर चाहिए ना। तो उसके लिए अगर कहीं वन है तो यानी कहीं उसकी जगह में अगर वन है तो उसको क्या करेगा, काटेगा। तो हम बतलाएंगे पहला बताए कि वन के विनाश का सबसे बड़ा कारण कृषि भूमि का फैलाव, बढ़ती जनसंख्या भी है इसका एक प्रमुख कारण है। उस कहेंगे क्योंकि लोगों के रहने के लिए वनों की कटाई क्या की जाती है। और कहेंगे साथ ही आजकल वनों का अधिकतर उपयोग लकड़ी के सामान बनाने में भी किया जाता है। मतलब इसके साथ साथ आजकल क्या किया जाता है, वन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो लकड़ी का जितना भी सामान बनाना होता है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, वन का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए लिखा हुआ है कितना, खाद्य फसल और व्यावसायिक फसल का नाम लिखिए। मतलब खाद्य फसल और व्यावसायिक फसल का नाम लिखिए। तो हम क्या बतलाएंगे यहाँ पर, हम ये बतलाएंगे, एक सेकंड रुकिए, कहेंगे खाद्य फसल, कहेंगे चावल, गेहूँ, मक्का, दाल, सब्जी, मूंग, मतलब मूंग दाल, उसके बाद मूंगफली इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा, खाद्य फसल। जबकि व्यावसायिक फसल किसको कहेंगे, जो बेचने के लिए, मान लीजिए ना खाने के उद्देश्य से रहेगा वो सब खाद्य फसल, और उसके बाद जो बेचने के उद्देश्य से अधिक लोग रोपते हैं उसको कहेंगे व्यावसायिक फसल। तो जिसमें कहते हैं चाय, तंबाकू, कपास इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यावसायिक फसल। आगे कहता है सड़क परिवहन के कोई मतलब कहता है सड़क परिवहन के कोई 4 परिवहन लिखे। परिवहन नहीं होगा, यहाँ पर गुण होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सड़क परिवहन के कोई 4 गुण को लिखे। यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर परिवहन नहीं होगा, गुण होगा। तो कहेंगे सड़क परिवहन के कोई 4 गुण को लिखे। तो हम बतलाएंगे यह परिवहन हर जगह उपलब्ध है। सड़क परिवहन देखिए ना, कहीं भी छोटा छोटा जगह में भी क्या होता है, सड़क चला जाता है। तो बतलाएंगे कि यह परिवहन हर जगह उपलब्ध है। दूसरा बतलाएंगे यह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जगह को आपस में जोड़ देता है। जो सड़क परिवहन होता है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जगह को क्या कर देता है, आपस में जोड़ देता है। उसके बाद बतलाएंगे यह आम लोगों के लिए एक सस्ता साधन है। जो हम कहते हैं ना सड़क परिवहन, ये आम लोगों के लिए क्या है, सस्ता साधन है। ठीक है, उसके बाद हम बतलाएंगे 4 नंबर सभी परिवहन मार्ग जैसे वायु परिवहन, उसके बाद जल परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले कौन सा है, सड़क परिवहन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए वायु परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, सब में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कौन है, तो हम क्या बतलाएंगे, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले है सड़क परिवहन। और सबसे कम खर्च किस में लगता है, तो जल परिवहन में। ठीक है, अब आगे सुनिए लिखा हुआ है 25 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व, कहेगा कि भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। मतलब भारत में जल मार्ग का क्या महत्व है, तो हम ये बतलाएंगे कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है। देख लीजिए कि सबसे पहले भारत में मतलब एक देश से दूसरे देश में जल मार्ग के द्वारा ही क्या होता था, व्यापार होता था। तो हम ये बतलाएंगे कि यह अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश, तो कहेंगे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है। मतलब एक देश से दूसरे देश तक में इसके द्वारा क्या किया गया, मतलब व्यापार किया गया। उसके बाद बतलाएंगे दूसरा, कहेंगे कि अधिक भारी सामान को मतलब अधिक भारी सामान का परिवहन जल मार्ग के द्वारा ही किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा भारी अगर कोई सामान है तो उसको जल परिवहन के द्वारा ही लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का परिवहन साधन है।
मतलब जल मार्ग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाया जा सकता है, मतलब एक देश से दूसरे देश तक, ठीक है। उसके बाद कहेंगे इसके लिए किसी विशेष मार्ग की जरूरत नहीं होती है। जैसे रोड रहता है तो उसके लिए निश्चित डायरेक्शन में, दिशा में न चलना होता है, लेकिन जल मार्ग में जल में कहीं कोई भी दिशा में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे कि इसके लिए कोई विशेष मार्ग की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद कहेंगे ये साधन सब, यह साधन सस्ता भी है। जल मार्ग क्या है, ये सस्ता साधन भी है। अब आगे कहता है भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करेगा। जब कहता है भारतीय परिवहन मतलब भारत में जो रेल परिवहन है उसकी प्रमुख विशेषता को कहता है उल्लेख करने के लिए, बतलाने के लिए। तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे यह आम लोगों के लिए उपलब्ध, कहेंगे यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है क्योंकि सस्ता है। देख लीजिए रेल परिवहन क्या होता है, उसमें आम लोग भी क्या होते हैं, आराम से जा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो सस्ता होगा, जिसमें जिसको पैसा होता है बहुत ज़्यादा, वो क्या करता है, वो कभी रेल मार्ग से जा भी सकता है बहुत ज़्यादा दूर, लेकिन वो किसी भी मार्ग से जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति के पास पैसा कम होता है वो क्या करते हैं, वो रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं। तो कहेंगे यह आम लोगों के लिए भी क्या, मतलब जो कोई भी जनता इसके द्वारा क्या कर सकता है, जा सकता है। कहेंगे परिवहन से, कहेंगे रेल परिवहन से आने जाने वाले लोग को सुरक्षा मिलता है। अगर रेल परिवहन से जाते हैं तो उसको सुरक्षा भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद बतलाएंगे यह परिवहन का उपयोग भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मतलब रेल परिवहन का उपयोग भी क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बतलाएंगे यह परिवहन बहुत पुराना परिवहन है, मतलब रेल परिवहन भी क्या है, बहुत पुराना है, मतलब बहुत पहले से रेल के द्वारा क्या किया जाता है, जाया जाता है। तो कहेंगे रेल परिवहन बहुत पुराना परिवहन है। अब आगे कहता है 27 नंबर में लिखा हुआ है बिहार के वन्य जीव का संरक्षण, कहता है बिहार के वन्य जीव का संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्यों। तो हम बतलाएंगे बिहार में वन्य जीवों का संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि धीरे धीरे यहाँ वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही। वन्य जीव मतलब समझते हैं, मतलब जो वन में रहते हैं जीव, उसका संरक्षण मतलब बचाव महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, क्यों। हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे बिहार में वन्य जीवों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है मतलब क्या, बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको रक्षा करना। कहेंगे क्योंकि धीरे धीरे यहाँ वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही, मतलब जो भी वन्य जीव है उसमें उसके संख्या में क्या हो रहा है, धीरे धीरे संख्या में कमते जा रहा है। जैसे बाघ कहते हैं, हिरन कहते हैं, भालू कहते हैं, हाथी कहते हैं, चीता कहते हैं चीता की संख्या बिहार में घट गई है, अतः वन्य जीवों का संरक्षण यानी बचाव क्या है, आवश्यक है। क्योंकि मतलब बहुत सारे जीव जंतु है जिसकी संख्या में क्या होते जा रहे हैं, कमी आते जा रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे वन्य जीव की संरक्षण यानी बचाव आवश्यक है, ठीक है। अब आगे सुनिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि बिहार, लिखेंगे कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कैसे। कहेंगे कि कृषि क्या बतलाएंगे कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मतलब खेती ही क्या है, मतलब कृषि मतलब जो खेती करते हैं वो ही क्या है, बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, कैसे। तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे कि कृषि को बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य, बिहार क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ लगभग 80% जनसंख्या कृषि में कार्यरत है, मतलब भारत की, मतलब बिहार के 80% क्या बतलाएंगे कि कृषि को बिहार की मतलब बतलाएंगे कृषि को बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, मतलब जहाँ पर कृषि किया जाता है उसको क्या कहेंगे, कृषि प्रधान राज्य कहेंगे। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में ही क्या है, संलग्न है। और कहेंगे कि यहाँ की फसलें, कहेंगे यहाँ की प्रमुख फसलें धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, दलहन इत्यादि है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्या कह सकते हैं, कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आगे कहता है गोंडवाना समूह के 4 कोयले क्षेत्र का नाम बतलाइए। कहता है गोंडवाना समूह के जो 4 गो कोयला क्षेत्र है उसका नाम बतलाने के लिए कहता है। तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे कि दामोदर घाटी, उसके बाद सोन घाटी, उसके बाद बतलाएंगे महानदी घाटी, उसके बाद बतलाएंगे वर्धा गोदावरी घाटी, ठीक है।
अब आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 30 नंबर, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होते हैं। परमाणु शक्ति मतलब जो परमाणु ऊर्जा कहते हैं वो किन किन खनिजों से प्राप्त होते हैं। तो हम बतलाएंगे कि इल्मेनाइट, उसके बाद वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, मोनाजाइट इत्यादि खनिजों से परमाणु शक्ति प्राप्त होती है। कहेंगे भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोरा तथा मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु शक्ति मतलब परमाणु ऊर्जा है वो किन किन खनिजों से प्राप्त होता है, तो आप बतला दीजिएगा इल्मेनाइट, उसके बाद वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, मोनाजाइट इत्यादि। बस इतना ही बतलाना है कि इत्यादि खनिज से परमाणु शक्ति क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब आगे बतला दीजिएगा कि भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड में है। यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ है, झारखंड में है। और ये सब नहीं हो बतलाइएगा तो चलेगा। उसके बाद बतलाइएगा मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपका मर्जी, बतलाना है तो बतलाइए, न मने कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है जल संरक्षण के क्या उपयोग है, मतलब जल संरक्षण, जल बचाने का क्या लिखा हुआ है, जल संसाधन के क्या उपयोग है, जल का क्या उपयोग है, तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, घर और कपड़े की सफाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जल संसाधन के क्या उपयोग है, तो हम क्या बतलाएंगे, पीने के लिए, उसके बाद नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, उसके बाद घर और कपड़ा की सफाई के लिए, कहेंगे खेतों की सिंचाई के लिए। ये सब के लिए क्या किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। अब देख लीजिए 32 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिहार में वनों के अभाव के 4 कारणों को लिखिए। मतलब बिहार में वन के अभाव का 4 कारण है, क्या क्या है उसको बतलाइए। तो हम बतलाएंगे बिहार में वनों का 4 कारण क्या होगा, तो हम बतलाएंगे बिहार में वनों के अभाव, मतलब बिहार में वन क्यों, मतलब किस कारण से वन कम है, तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे कि वनों का अंधाधुंध कटाई, मतलब बिहार में बहुत ज़्यादा वन को क्या किया जाता है, काटाया जाता है, काट दिया जाता है। आगे कहेंगे अत्यधिक पशु चारण, मतलब अत्यधिक चराने में, मतलब पशु को चराने में खत्म हो जाता है। उसके बाद कहेंगे वनों के महत्व से संबंधित जागरूकता नहीं है, मतलब वन से संबंधित जागरूकता क्या है, भारत में नहीं है। आगे कहेंगे कि कृषि एवं निर्मित क्षेत्रों के विस्तार के कारण वनों का विनाश, मतलब कृषि मतलब खेती करने के लिए क्या किया जाता है, वनों को कटाई कर दिया जाता है, जिसके कारण बिहार में क्या है, वन की संख्या कम है। आगे कहता है सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो हम क्या कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर है। पहला बतलाएंगे वैसा उद्योग जो सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में क्या अंतर है, तो हम बतलाएंगे सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में, ऊपर में एरो दे करके लिख लीजिएगा कि सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। पहला बतलाइएगा वैसा उद्योग जो सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सार्वजनिक उद्योग किसको कहते हैं, तो बतलाइएगा वैसा उद्योग जो सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है उसको क्या कहेंगे, सार्वजनिक उद्योग कहेंगे। निजी उद्योग क्या होगा, तो कहेंगे वैसा उद्योग जो निजी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है उसे निजी उद्योग कहते हैं। ठीक है, आगे बतलाएंगे कि जैसे में भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इत्यादि, ये सब जितना बतलाई ये सार्वजनिक उद्योग है। जबकि ये बतलाते हैं निजी उद्योग कौन कौन हो जाएगा, टाटा लौह एवं इस्पात, उसके बाद इस्पात उद्योग, उसके बाद बजाज ऑटो इत्यादि, ये सब क्या है, निजी उद्योग है। फिर से सुनिए, इसमें सार्वजनिक उद्योग में क्या हो जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या है, सार्वजनिक उद्योग है। आगे कहेंगे इसमें भारी उद्योग सम्मिलित है, मतलब सार्वजनिक उद्योग में भारी भारी उद्योग क्या है, सम्मिलित है। जबकि निजी उद्योग में कहेंगे इस उद्योग की स्थापना मतलब सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है,
अब आगे सुनिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। पवन अपर्दन मतलब क्या, जिस क्षेत्र में अधिक हवा चलता है यानी वायु चलता है उस क्षेत्र में किस तरह की कृषि पद्धति को अपनाई जाती है। क्योंकि जिस क्षेत्र में मान लेते हैं खेती करते हैं वहाँ पर आंधी मतलब हवा ज़्यादा बहता है यानी पवन ज़्यादा रहता है, हवा ज़्यादा रहता है, जिसके कारण पेड़ क्या हो जाते हैं, पौधे गिर जाते हैं। तो कहेंगे कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टीनुमा मतलब पट्टी पट्टी की तरह बना करके क्या किया जाता है, कहेंगे पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टीनुमा कृषि पद्धति अधिक उपयोगी है। कहेंगे इसमें फसलों के बीच बीच में घास की पट्टी लगाने से पवन द्वारा अपर्दन कम हो जाता है। मतलब जिस क्षेत्र में मान लीजिए ना हवा बहुत ज़्यादा रहता है उस क्षेत्र में कैसे किया जाता है तो कृषि की जाती है। तो हम बतलाएंगे कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टीनुमा करके क्या किया जाता है, पट्टीनुमा कृषि पद्धति अधिक उपयोगी है। कहेंगे इसमें फसलों के बीच बीच में घास की पट्टी लगाई जाती है। मतलब फसल के बीच बीच में क्या किया जाता है, घास की पट्टी लगने से पवन द्वारा क्या होता है, अपर्दन मतलब हवा से नुकसान कम होता है। अब आगे कहता है जैव अपहरण क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैव अपहरण क्या होता है, तो हम कहेंगे अनुवांशिक गुणों को हेर फेर करके जीवों और वनस्पतियों की नई नस्लों एवं किस्म को विकसित करना जैव अपहरण कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव अपहरण क्या होता है, तो हम क्या बतलाएंगे कि जैव देखिए हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव अपहरण क्या होता है, तो हम कहेंगे अनुवांशिक गुणों को। अनुवांशिक गुण मतलब क्या, जो किसी भी व्यक्ति में जो गुण होता है वो उसके माता पिता के द्वारा मिलता है, वो क्या कहलाता है, अनुवांशिक गुण। तो हम कहेंगे कि अनुवांशिक गुणों में हेर फेर करके कहेंगे जीवों और वनस्पतियों के नई नस्ल एवं किस्म को विकसित करना ही जैव अपहरण कहलाता है। आप कभी कभी सुने होंगे कि कहा जाता है कि आम के पौधा में किसी अन्य वृक्ष के पौधा को उगाया जा सकता है। अब वो किस तरह उगाया, वही सब क्या कहलाएगा, जैव अपहरण। आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, तो हम कहेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्ति की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसका सूत्र होगा, अगर जनसंख्या घनत्व नहीं आपको याद मतलब ध्यान में आए तो इसका याद रखिएगा। इसे जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल आबादी बटा में कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, तो कुल जनसंख्या में क्या करते हैं, कुल क्षेत्रफल से भाग कर दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, कुल क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। कहेंगे प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अब आगे सुनिए लिखा हुआ है 37 नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय मार्गों में का नाम बतलाएं। मतलब कहता है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग का नाम बतलाएं। मतलब हम बतलाएंगे कि भारत में जो भी राष्ट्रीय जल मार्ग है उसका नाम बतलाने के लिए कहेगा, तो हम बतलाएंगे मतलब क्या बतलाएंगे, इलाहाबाद से हल्दिया, ये बतलाएंगे भारत के प्रमुख जल मार्ग है। मतलब जल के द्वारा जो रास्ता है तो कहाँ से कहाँ तक है, तो हम बतलाएंगे भारत में है इलाहाबाद से हल्दिया, उसके बाद सदिया से धुबरी, उसके बाद कोलम से कोलम से क्या बतलाएंगे, कोट्टारपुरम, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है गोदावरी नदी से कृष्णा नदी तक, ये सब क्या है, भारत में जल मार्ग अब आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है, डेल्टा मिट्टी की विशेषता को लिखे। मतलब डेल्टा वाला जो मिट्टी होता है उसको विशेषता बतलाए। तो डेल्टा का मिट्टी क्या होता है, तो हम ये बतलाएंगे कि मान लेते हैं कहीं भी कोई भी नदी है, मान लीजिए 2 या 3 नदी आपस में मिलता है, ठीक है। वैसे मान लीजिए कोई 2 या तो 3 नदी आपस में ऐसे करके मिलता है, एक इधर से आता है, एक इधर से, एक इधर से। और जब मान लीजिए कि जिस जगह पर क्या होता है, त्रिभुज के आकार का शेप बन जाता है मान लीजिए, ठीक है, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। या तो मान लीजिए कि नदी के बीच बीच में जो जमीन बच जाता है वो सब क्या कहलाएगा, डेल्टा कहेंगे, ठीक है। आम भाषा में ये बोल सकते हैं, ऐसे तो परिभाषा दूसरा होगा, ठीक है। हम ये बोलेंगे डेल्टा
डेल्टा वाला जो मिट्टी होता है उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, फिर से बोलते हैं कि डेल्टा क्या होता है, तो हम बतलाएंगे कि अगर मान लेते हैं जब 2 या 3 नदी का संगम होता है, मतलब एक साथ मिलता है और उसमें जो भूमि होता है उसका आकार यदि त्रिभुज के आकार का हो जाता है तो जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा का। तो कहता है डेल्टा वाला मिट्टी की क्या विशेषता है लिखित, हम बतलाएंगे यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में फैला है। मतलब जो डेल्टा वाला मिट्टी है भारत के कहाँ पर फैला हुआ है, तब विस्तृत क्षेत्रों में, विस्तृत मतलब बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, और कहेंगे यह मिट्टी हर वर्ष नया हो जाता है। ये मान लेते हैं ना कि हर वर्ष क्या होते जाता है, डेल्टा वाला मिट्टी चेंज होते जाता है यानी नया होते जाता है। आगे कहेंगे यह सबसे अधिक उपजाऊ होता है। जो डेल्टा वाला मिट्टी होता है वो सबसे ज़्यादा कथी होता है, उपजाऊ होता है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है कार्बनिक खनिज से आप क्या समझते हैं, तो बतलाएंगे कार्बनिक खनिज वे खनिज होते हैं जो जैविक स्रोतों से उत्पन्न होते हैं यानी जीव जंतु से प्राप्त होते हैं और मुख्य रूप से कार्बन युक्त यौगिकों से बने होते हैं। ठीक है, ये खनिज जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर पार लिखा हुआ है, ये पाए होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये खनिज जीवाश्म ईंधन के रूप में पाई जाती है। जैसे कहते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये लाखों वर्षों में जीवों का अपघटन कर जीवों और जैव रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बनिक खनिज से क्या आप क्या समझते थे, इतना बतलाइएगा कि कार्बनिक खनिज वे खनिज होते हैं जो जैविक स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। इतना भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, और सारा आप ना लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे कहता है मृदु जल क्या होता है। हम क्या बतलाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृदु जल क्या है, तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे ऐसा जल जिसमें लवण आदि नहीं होते हैं और इसमें साबुन। क्वेश्चन पूछा जाएगा मृदु जल क्या है, तो हम क्या बतलाएंगे, ऐसा जल जिसमें लवण आदि नहीं होते और इसमें साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा हो जाती है, ऐसे जल को मृदु जल कहते हैं। मृदु जल किस जल को कहेंगे, तो कहेंगे वैसा जल जिसमें लवण आदि नहीं होते हैं और उसमें क्या होता है, साबुन के साथ झाग आसानी से झाग पैदा होता है। जैसे साबुन के साथ अगर जिस जल में साबुन के साथ क्या करते हैं, पानी को मिलाते हैं तो उसमें झाग, जिसको आप फेना समझते हैं, वो पैदा मतलब उत्पन्न होता है, तो उस जल हम कहेंगे ऐसे जल को मृदु जल कहते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए लिखा हुआ है जूट की खेती। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है जूट की खेती के क्वेश्चन कहता है कि जूट की खेती किन 2 राज्य में अधिक होती है और क्यों, तब बतलाएंगे जूट की फसल क्या बतलाएंगे, कहेंगे कि जूट रेशेदार फसल है। जूट क्या होता है, रेशेदार फसल है। कहेंगे इसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। जो जूट होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। कहेंगे इसकी खेती सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। जो जूट होता है उसका सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होता है, तो हम बतलाएंगे कि जूट का सबसे ज़्यादा खेती पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, और कहेंगे पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार और असम में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए जूट की खेती किन 2 राज्य में अधिक होता है, तो हम बतलाएंगे जूट रेशेदार फसल है, इसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होता है। ठीक है, आगे कहेंगे कि चौका युक्त मिट्टी, उसके बाद गर्म एवं आर्द्र जलवायु, उसके बाद कहेंगे सड़ने के लिए पानी की आवश्यकता, उसके बाद नदी की जल प्रवाह आदि दशाएं पाई जाती है। इसीलिए इन राज्य में जूट की खेती अधिक होती है। देख लीजिए जूट की खेती के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हम ये बतलाएंगे कि जूट की खेती के लिए चौका युक्त मिट्टी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सड़ने के लिए पानी, मतलब पानी की आवश्यकता
कहेंगे नदी की जल प्रवाह मतलब पानी की आवश्यकता होता है, इसलिए नदी का जल का प्रवाह क्या होना चाहिए, उस क्षेत्र से होना चाहिए। तो फिर से हम बतलाते हैं, जूट रेशेदार फसल है, इसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होती है। कहाँ पर होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए जूट की खेती सबसे ज़्यादा किन किन राज्य में होता है, तो हम बतलाएंगे पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होती है। कहेंगे इसको उपजाने के लिए चौका युक्त मिट्टी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सड़ने के लिए गर्म मतलब सड़ने के लिए पानी की आवश्यकता, नदी की जल प्रवाह आदि दशाएं पाई जाती है, इसीलिए इन राज्यों में जूट की खेती अधिक होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और लॉन्ग क्वेश्चन है, अब ऐसे शॉर्ट भी है इसमें मतलब संक्षेप में, लेकिन लॉन्ग लिख दिए है। ठीक है, तो आगे मान लेते ना कितना, अब आगे 6-7-8 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए अथवा मृदा संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी संरक्षण के लिए कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए अथवा मृदा संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताइए। तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। मृदा जो है यानी क्या बतलाएंगे, कहेंगे मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखे। तो कहेंगे मृदा यानी मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अतः इसका संरक्षण क्या है, आवश्यक है। कहेंगे मृदा का संरक्षण निम्नलिखित तरीकों को अपना करके किया जाता है। मृदा मतलब मिट्टी को सुरक्षा कैसे किया जाता है, तो निम्नलिखित तरीका को अपनाकर पहला बतलाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र में कृषि के लिए सीढ़ीदार, कहेंगे सीढ़ीदार खेती होगा, खेत बनाकर। कहेंगे कि पर्वतीय मृदा का संरक्षण कैसे किया जाता है, तो बतलाएंगे पर्वतीय क्षेत्र में कृषि के लिए सीढ़ीदार खेत बनाकर। उसके बाद बतलाएंगे खेतों की मेवाड़ मतलब भेड़ को मजबूत करके। उसके बाद बतलाएंगे कि खेत के भेड़ पर वृक्ष रोपण करके, मतलब मिट्टी को कैसे बचाया जाता है। जैसे नदी के किनारे में देखिएगा कि मिट्टी होता है वो धंसने लगता है, अगर पेड़ होता है तो वो नहीं धंस पाता है। तो कहेंगे कि 3 नंबर है खेतों के भेड़ पर वृक्ष रोपण करके। उसके बाद कहेंगे चक्रीय फसल पद्धति को अपनाकर। चक्रीय फसल क्या बतलाएंगे, फसल चक्रीय पद्धति को अपनाकर मतलब किसी फसल में मतलब चक्रीय फसल मतलब बतलाएंगे फसल चक्रीय पद्धति क्या होता है, तो किसी खेत में फसल को बदल कर रोपना क्या कहलाता है, चक्रीय फसल। ठीक है, आगे कहता है पौधे की रक्षक श्रृंखला बनाकर, मतलब पौधा की रक्षा करने वाला श्रृंखला बनाकर। उसके बाद कहेंगे जैव खाद्य का प्रयोग करके। जैविक खाद्य मतलब जानते हैं, जैसे मान लेते हैं गोबर हो गया, ये सब क्या होता है, गोबर या जो घर में बनाया जाता है वो सब खाद, तो वो सब कहलाएगा जैविक खाद्य द्वारा। या कभी कभी आप देखते होंगे कि थोड़ा सा कोई भी फसल को रोप दिया जाता है, कोई मान लीजिए कोई फसल को, जैसे धैंचा सुने होंगे, धैंचा उसको क्या किया जाता है, रोप दिया जाता है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको जोत दिया जाता है, जिससे खाद का निर्माण होता है। तो कहेंगे ये सब के द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी को सुरक्षा दिया जाता है। कहेंगे इसके अलावा रासायनिक खादों का उचित उपयोग कर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। मतलब इसके साथ साथ जो रासायनिक खाद होता है उसका भी उपयोग करके मृदा को यानी मिट्टी को क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन एंड्रीन नामक एक रसायन मेढक के प्रजनन को रोक देता है। आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए कि मेढक के प्रजनन को समाप्त करने वाला रसायन का क्या नाम है, तो बतलाएंगे एंड्रीन। ठीक है, आगे देखिए कहेंगे जिससे कीटों की संख्या बढ़ जाती है, अतः कहेंगे कि रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। रसायन की जगह पर क्या किया जाता है, प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़क का विस्तार से वर्णन दे। कहेगा कि भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो सड़कें होती है उसका विस्तार से वर्णन दे। तो बतलाएंगे कि भारत में सड़कों की 5 वर्गों में, मतलब भारत की जो सड़क होते हैं उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत वर्णन करें, तो बतलाएंगे कि भारत में सड़कों की
5 वर्गों में बांटा गया। पहला बतलाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद बतलाएंगे जिला की सड़कें, उसके बाद सीमांत सड़कें, उसके बाद राज्य मार्ग, उसके बाद ग्रामीण सड़कें। ठीक है, ये राष्ट्रीय मार्ग एक बहुत मतलब बड़े एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाता है, या राज्य नहीं मतलब क्या बतलाएंगे, एक देश से नहीं, पता नहीं, छोड़िए। इसके बाद कहेंगे जिला की सड़कें, मतलब जिला के अंतर्गत जो रहता है या गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, चिपको आंदोलन क्या है। ये पूछा जाएगा कि बतलाइए चिपको आंदोलन क्या है। तो क्या बतलाइएगा, यहाँ पर कहिएगा क्या बतलाइएगा, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, क्या बतलाएंगे, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन कब हुआ, तो हम बतलाएंगे कब किसके द्वारा हुआ था। कहेंगे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब हुआ, तो 1972 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदार को कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधे को काटते देख उसे बचाने के लिए सभी लोग पेड़ से को घेर करके पेड़ की रक्षा करने लगे, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। चिपको आंदोलन मतलब क्या, एक वहाँ पर मान लेते हैं कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला है, जहाँ पर एक सुंदरलाल बहुगुणा नाम का व्यक्ति था, जो क्या किया था, नेतृत्व किया था। इसमें अनपढ़ जनजाति, जो वहाँ पर अनपढ़ लोग थे, जो वन में रहने वाले लोग थे, वो सब मिल करके 1972 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ किया था। क्यों किया था, तो हम बतलाएंगे कि इसमें ठेकेदार जो कहेंगे कि इस आंदोलन में स्थानीय लोग शामिल थे, और लेकिन क्यों थे तो बतलाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो एक ठेकेदार थे वो क्या करते थे, हरे भरे पेड़ पौधा को काट करके ले जाते थे, जिससे उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोग मना करते थे। जब नहीं बात मानते थे तो सभी लोग पेड़ से चिपक करके मतलब घेर करके खड़ा हो गए और कहे कि हम नहीं काटने देंगे, अगर काटना है तो पहले आप हमको काटिए, उसके बाद ही पेड़ काट सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्या कर लिए, पेड़ को घेर करके खड़ा हो गए, यानी चिपक करके खड़ा हो गए, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, चिपको आंदोलन। ठीक है, अब आगे सुनिए, कहता है लौह अयस्क के प्रकार का नाम लिखिए। तो कहेंगे लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकार है, कौन कौन है, तो कहेंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, उसके बाद सीडीराइट। ठीक है, अब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए लौह अयस्क के प्रकार का नाम लिखिए। तो बतलाएंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, उसके बाद सीडीराइट। आगे लिखा हुआ है 46 नंबर ना, कहता है नदी घाटी परियोजना किन किन राज्य में है। तो बतलाएंगे इधर परियोजना का नाम है, इधर राज्य का नाम है, इनमें बहुत सारा होता है, अपना देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख है हीराकुंड परियोजना, किस राज्य में है, उड़ीसा में। उसके बाद लिखा हुआ है तुंगभद्रा, किस राज्य में है, तो कर्नाटक में ना होगा। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है रिहंद परियोजना किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्या को लिखिए। कहता है बिहार में जो नहर से संबंधित जो भी समस्या है तो उसको लिखने के लिए कहता है। तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे कि बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्या को लिखने के लिए कहता है ना, तो हम बतलाएंगे बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन है। बिहार में जो नहर है वो किसके लिए, तो बतलाएंगे सिंचाई के लिए प्रमुख साधन है। कहेंगे यहाँ कुल सिंचाई भूमि का लगभग 40% भाग नहरों द्वारा, मतलब टोटल जितना भी सिंचाई किया जाता है ना, जिसमें से 40% भाग किसके द्वारा सिंचाई किया जाता है, नहर के द्वारा ही क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। आगे कहता है सिंचाई का प्रमुख साधन होने के बाद भी, मतलब नहर सिंचाई के प्रमुख साधन होने के बाद भी इसके विकास अनेक बाधाएं हैं। मतलब नहर के विकास में सिंचाई लगभग 40% नहर से ही किया जाता है, फिर भी नहर का विकास में बाधा क्या क्या आता है, तो कहेंगे नहरों के
पेटी में गाद का जमाव। गाद मतलब कहेंगे कि नहर के पेटी में, मतलब नहर में क्या होता है, जो कचरा होता है वो जम जाता है, कचरा बैठ जाता है। उसके बाद बतलाएंगे नहरों के बांध का समुचित देखभाल न होना, मतलब नहर के जो बांध होता है उसको हम सही से देख रेख नहीं हो पाता है। उसके बाद कहेंगे कि नहरों में सालों भर पानी की अनुपलब्धता, मतलब जो बिहार, मतलब हम ये बतलाएंगे कि जो बिहार में नहर है उसमें सालों भर पानी की अनुपलब्धता, मतलब सालों भर पानी नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, क्षति हो जाता है, मतलब विकास नहीं हो पाता है। अब एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि बिहार की कृषि पद्धति समस्या को विस्तार से चर्चा करें। अगर कहता है कि बिहार में कृषि के विस्तार से चर्चा कीजिए तो क्या बताइएगा, कहिएगा बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कहेंगे यहाँ 80% आबादी लगभग किस पर निर्भर करता है, तो कृषि पर ही निर्भर करता है। परंतु इसके बावजूद बिहार की कृषि अन्य राज्य की तुलना में पिछड़ी हुई है। यहाँ की कृषि में कई समस्या है। क्या बतलाएंगे, तो कहेंगे कि पहला, कहेंगे फिर से एक बार सुनिए, कहता है कि बिहार में कृषि की समस्या का विस्तार से चर्चा करें, तो हम बतलाएंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कहेंगे यहाँ की 80% आबादी कृषि पर ही क्या करती है, निर्भर करती है। कहेंगे यहाँ इसके बावजूद भी 80% लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की कृषि अन्य राज्य की तुलना में पिछड़ी हुई है, मतलब पीछे है। यहाँ कृषि की कई समस्या, मतलब कृषि में कई समस्या है। पहले क्या बतलाएंगे, कहेंगे कि खेतों का आकार छोटा है, मतलब कहेंगे खेतों का छोटा आकार होने के कारण। दूसरा बतलाएंगे कि किसानों की रूढ़िवादिता। चलिए एक एक करके नहीं, आगे बढ़ते हैं। किसानों की रूढ़िवादिता, कहेंगे घटिया बीज का उपयोग, उसके बाद कहेंगे मिट्टी का कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास, ठीक है। उसके बाद बतलाएंगे सिंचाई की समस्या। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि यहाँ पर छोटा खेत का आकार रहता है तो उससे क्या होता है, तो कहेंगे या यदि आप मान लेते हैं इसको बतलाना है, इस वाला बीच वाला याद नहीं होता है, तो सिर्फ ये इतना लिख दीजिए कि बिहार, क्या बतलाएंगे, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर 80% लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, परंतु इसके बावजूद भी बिहार अन्य राज्य से की तुलना में क्या है, पिछड़ी हुई है। और कहेंगे यहाँ पर कृषि पद्धति की अनेक समस्या है। ये लिख दीजिए, उसके बाद ये लिख दीजिए, बस हो गया। अब नहीं लिख पाइएगा। था अगर बतलाना है कि खेतों का छोटा आकार क्यों है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि खेतों का छोटा आकार होने के कारण यहाँ वैज्ञानिक तरीकों से खेती नहीं हो पाती है। किसानों की रूढ़िवादिता, इसमें भी बतलाइएगा। यहाँ किसान परिश्रम पर कम लेकिन भाग्य पर अधिक भरोसा करते हैं। मतलब यहाँ बिहार के मतलब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, परिश्रम पर कम ध्यान देते हैं और भाग्य पर अधिक भरोसा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कहेंगे घटिया बीजों का उपयोग। कहेंगे यहाँ के किसानों को कम खर्च के कारण वो क्या करते हैं, घटिया बीज का उपयोग करते हैं, जिसके कारण बीज क्या हो जाता है कि उपज कम होता है। आगे कहेंगे मिट्टी का कटाव एवं गुणवत्ता में ह्रास। कहेंगे भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव तथा कहेंगे कि भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव, ठीक है, तथा कई वर्षों से खादों का उपयोग से मिट्टी का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बतलाएंगे कि सिंचाई की समस्या, तक कहेंगे बाढ़ और सूखा यह हर साल आता है, फिर भी सिंचाई का बेहतर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर वही न होगा, यहाँ पर होगा नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं है। यहाँ पर बाढ़ और सूखा सभी एक कुछ आता है, लेकिन बेहतर सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। तो हम बतलाएंगे कि सीमेंट का आवास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब घर बनाने में सीमेंट का सबसे ज़्यादा उपयोग है। उसके बाद कहेंगे कि भारत विश्व का दूसरा सबसे सीमेंट उत्पादक देश है। कहेंगे कि भारत
भारत में कई तरह के सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सीमेंट निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमीनियम और जिप्सम है। कहेंगे पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया है। आज देश के लगभग 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र है। मतलब भारत में अभी सबसे बड़ा सीमेंट का संयंत्र कितना है, तो 159 बड़ा है, ठीक है। और 332 से भी अधिक छोटे छोटे सीमेंट संयंत्र है जहाँ पर सीमेंट का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। सीमेंट बनाने में किस किस की ज़रूरत होता है, तो चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम, उसके बाद जिप्सम, ये सब का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला सीमेंट कब बनाया गया था, तो 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत की बात करते हैं। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, फिर से एक बार इसको बता देते हैं। सीमेंट का निर्माण, सीमेंट के कहता है कि भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें तो कहेंगे सीमेंट का आवास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे कहेंगे भारत विश्व का दूसरा सबसे सीमेंट उत्पादक देश है। भारत में कई तरह के सीमेंट निर्माण किया जाता है। कहेंगे सीमेंट निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम तथा जिप्सम है। पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो में आपके इस वीडियो में यानी भूगोल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आप क्या कीजिएगा, ये इतना पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, लिखिएगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर समझ लीजिएगा, तो ये आपको पूर्ण रूप से लगभग क्वेश्चन भूगोल में आपसे बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए ताकि हम इसे सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है।